Assalamu alaikum. This is Dr. Ahmed Hassan and I will be discussing the Medicine and Allied February 25th, 2020 second shift paper MCQs number 21 to 30 from the book FCPS Mate Gold Recalls 7, 8, 9, 10. Here is the cover of the book. Now let me proceed. So here is the first MCQ. 5-month pregnant lady with hyperthyroidism. Drug of choice is methimazole. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि इसको याद कैसे रखना है. P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्राइमरी एंड P फॉर प्रोपाइल थायोयूरेसिल. ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या प्राइमरी ड्रग जो आप दोगे वो है प्रोपाइल थायोयूरेसिल बिकॉज इट इज़ नॉट टेरेटोजेनिक. अगर एक प्रेग्नेंट औरत आती है जो कि सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो उसमें आप मेथेमाजोल दे सकते हो, बल्कि ड्रग ऑफ चॉइस भी मेथेमाजोल ही है इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. इसमें 5th मंथ में आई है, इसका मतलब है कि द लेडी इज़ इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, इसीलिए हम लोग मेथेमाजोल देंगे. मेथेमाजोल फर्स्ट में इसलिए नहीं देते क्योंकि प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है और अल्टीमेटली ऑर्गेनोजेनेसिस जो है ना, ठीक है, जो फेज़ होता है 3rd to 8th वीक के दौरान, ठीक है, उस दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और उसको हैम्पर करता है तो डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है. अब पढ़ते हैं टेक्स्ट. Propyl thiouresil is preferred in the first trimester and should be replaced by methimazole after this trimester. Propyl thiouresil has been associated with high incidence of severe side effects like granulocytosis and thrombocytopenia. लेकिन कोई ऐसे डिफेक्ट्स नहीं है जो फीटस में आ रहे हैं. Because congenital malformations have been associated with the use of methimazole, alternative anti-thyroid drug propyl thiouresil is generally recommended during the first trimester. A switch to this drug to methimazole is often recommended during the second and third trimester when organogenesis does not take place, as it already has during the first trimester. वही वाली बात जो मैंने नीचे लिख दी है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कोनस मेडुलरिस की लोकेशन क्या है? एट द लोअर एंड ऑफ L1. ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोअर एंड, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है. अपर एंड ऑफ L1 भी आता है ऑप्शंस में. आपने लोअर एंड ऑफ L1 पे कोनस मेडुलरिस होता है. कोनस मेडुलरिस है क्या? कोनस मेडुलरिस बेसिकली टेपर्ड या जो टर्मिनल एंड होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, उसको कोनस मेडुलरिस कहते हैं. ठीक है, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड की टेपरिंग एंड को कोनस मेडुलरिस कहते हैं. एडल्ट्स में लोअर बॉर्डर ऑफ L1, नियोनेट्स में L2 पे एंड होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखे जो लेवल्स है ना. ठीक है, लंबर पंक्चर आप कहाँ पे करते हो? लंबर पंक्चर है कि स्पाइनल टैप दैट इज डन विद नीडल टू कलेक्ट CSF. ज़्यादातर आप L4 और L5 के बीच में करते हो. अगर आइडियल साइट पूछे तो अबव L4 या बिलो L4, ये दोनों ऑप्शंस ठीक हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या है. ठीक है, और मेनिंजाइटिस का पेशेंट जो है उसमें आप लंबर पंक्चर करते हो एट द लेवल ऑफ L3, थोड़ा सा ऊपर करते हो. ठीक है, फिर कॉडा इक्विना क्या है? कॉडा इक्विना जो है बेसिकली स्पाइनल नर्व्स का बंडल है जो एंड पे एक जैसे हॉर्स की टेल होती है ना, ठीक है, बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व्स है. ठीक है, L2 to L5, S1 to S5 और कॉक्सीजियल नर्व, इन सबको मिला के कॉडा इक्विना बना होता है. ये नहीं कभी पूछा गया, पूछा ये जाता है कॉडा इक्विना स्टार्ट कहाँ पे होता है? बिलो L1. ठीक है, बिलो L1. ठीक है, और कोनस मेडुलरिस एंड कहाँ पे होता है? L2. स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? एट लोअर एंड ऑफ L1 और एंड कहाँ पे हो रहा है? L2. ये आपने याद रखना है. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लीजन ऑफ विच आर्टरी रिजल्ट्स इन इप्सिलैटरल टंग पैरालिसिस, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया, टेक्टाइल लॉस. इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखें कि इसमें जो मीडियल मेडलरी सिंड्रोम होता है ना, ठीक है, अब एक वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है जो सैम्पल वीडियोस में है स्टडी मेट के ऊपर, आप वो देख सकते हैं. स्टडी मेट का जो फेसबुक पेज है उस पर ब्रेन स्टेम स्ट्रोक्स की ना एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें ब्रेन स्टेम की ब्लड सप्लाई भी बताई गई है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई भी बताया गया है. ये अगर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडल्ला है, ठीक है, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, तो मैंने बताया था ये 3 है,
थर्ड क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, 12th क्रेनियल नर्व। मीडियल मेडलरी सिंड्रोम में 12th क्रेनियल नर्व जाती है, जो कि उसका न्यूक्लियस जाता है, जो कि है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व की वजह से इप्सिलैटरल टंग पैरालिसिस हो जाता है। साथ ही इधर मेडलरी जो पिरामिडल डीकसेशन होती है वो है, तो पिरामिड्स जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया होता है और टेक्टाइल लॉस होता है, ठीक है। तो मेडलरी ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी जब जाती है तो मीडियल मेडलरी सिंड्रोम होता है, और अल्टीमेटली ये जो 3 फाइंडिंग्स आपको सामने आई हैं ये आती हैं। इसमें अगर आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं टंग पैरालिसिस वाला, ठीक है, तो इससे भी आप सिर्फ मीडियल मेडलरी सिंड्रोम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 12th क्रेनियल नर्व जाती ही मीडियल मेडलरी सिंड्रोम में है, और मीडियल मेडल्ला को सप्लाई कर रही होती है आपकी वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी भी, ठीक है। ये देखें, द इन्फाक्शन विच अराइजेज इन द पैरामीडियन ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड और द वर्टिब्रल आर्टरीज लीड टू द डेथ ऑफ इप्सिलैटरल मेडलरी पिरामिड, मीडियल लेमनिस्कस एंड हाइपोग्लॉसल नर्व फाइबर्स दैट पास थ्रू द मेडल्ला। मीडियल मेडलरी सिंड्रोम हो जाएगा। तो अगर आपको इनकी लोकेशन याद है ना न्यूक्लियाई की, तो इससे भी आप इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। इसकी वीडियो लाजमी देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू, बर्किट लिम्फोमा में जेनेटिक डिफेक्ट क्या होता है? सीमेक ट्रांसलोकेशन। इसमें मैंने इसको इस तरह याद रखा हुआ है कि बर्किट लिम्फोमा, एक तो बी सेल लिम्फोमा है, बी से शुरू हो रहा है, सीमेक ट्रांसलोकेशन है, इसमें सी जो है वो के से सी मैंने कन्वर्ट कर दिया है, तो सीमेक ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। और बी जो है, ठीक है, इट इज लाइक 8, ठीक है, तो फिर क्रोमोसोम 8q24 इस जगह पे ट्रांसलोकेशन होती है। तो ये 3 चीज़ें बर्किट लिम्फोमा की आपने याद रखनी है। एक और चीज़ आप बी से याद रखेंगे, बी से EBV की वजह से बर्किट लिम्फोमा होता है। ये 4 चीज़ें बार बार पूछी गई हैं। क्या क्या? बी सेल ओरिजिन है, सीमेक ट्रांसलोकेशन है, क्रोमोसोम 8q24 है, और EBV की वजह से है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। ब्लड सप्लाई ऑफ द मिडल थर्ड ऑफ द इसोफेगस। आपको पता है कि इसोफेगस के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर थर्ड, मिडल थर्ड एंड लोअर थर्ड, ठीक है। ऊपर से आते हैं इंफीरियर थायराइड आर्टरी, उसकी वो डायरेक्टली सप्लाई कर रही है अपर थर्ड को। नीचे से आती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो सप्लाई कर रही होती है लोअर थर्ड को। और जो मिडल थर्ड है वो डायरेक्टली डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा जो होती है ना, ठीक है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ऊपर से थायराइड की आ गई, नीचे से स्टमक की आ गई, और सेंटर में जो है वो थोरेसिक एओर्टा से ब्रांचेस आ गई। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन कि ब्लड सप्लाई ऑफ मिडल थर्ड डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। टोटल बॉडी वाटर इज कैलकुलेटेड विद एंटीपायरीन। ये क्लियरली मेंशन्ड है आपकी जो BRS फिजियोलॉजी है कि आप टोटल बॉडी वाटर जो है वो किस किस चीज़ से मैयर करते हो। एक तो एंटीपायरीन है ना, और एक और भी है D2O, ठीक है। ये 2 चीज़ें आ सकती हैं, इन दोनों में से आपने जो भी इनमें से आया हो वो चूज़ कर लेना है टोटल बॉडी वाटर कैलकुलेट करने के लिए। ये एक टेबल बना हुआ है BRS फिजियोलॉजी में। पेशेंट विद टोसिस डिप्लोपिया मिड्रियासिस विच क्रेनियल नर्व इज डैमेज्ड। अच्छा, आपको पता है कि ऑक्यूलोमोटर जो है ना वो क्या क्या काम कर रही है, ये तो आपको पता है। निमोनिक LR6 लेटरल एक्टस को 6th नर्व कर रही है, सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नर्व कर रही है, और बाकी सबको 3rd नर्व कर रही है, जो कि ऑक्यूलोमोटर है। LR6 SO4O3 अदर से 3 है, ठीक है। अब अगर 3rd क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, ये जाती है, तो आपके सिर्फ लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक काम कर रहे होते हैं, तो आई हो जाती है डाउन एंड आउट, और इसकी वजह से आपका डिप्लोपिया होने लग जाता है। एक तो काम ये होता है अगर ऑक्यूलोमोटर नर्व जा रही है। दूसरा काम क्या होता है कि आपका जो लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, ये वाला मसल, ये भी सप्लाई हो रहा होता है विद ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये उड़ता है तो उसकी वजह से टोसिस हो जाती है कि आपका अपर आईलिड सैग कर जाता है, नीचे की तरफ उठ नहीं रहा होता। और तीसरी चीज़ क्या होती है? मिड्रियासिस। मिड्रियासिस का मतलब है कि डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, ठीक है, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो बेसिकली करवा रही होती है पिन पॉइंट प्यूपिल्स, वो करवा रही होती है आपकी मियोसिस,
अगर मियोसिस नहीं होगी तो क्या होगी, मिड्रियासिस। ठीक है, तो अगर डिप्लोपिया हो रहा है, टोसिस हो रही है और मिड्रियासिस हो रही है, तो इसका मतलब है ओक्यूलोमोटर नर्व इज डैमेज्ड। अब आप इसकी थ्योरी पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा। और ओक्यूलोमोटर नर्व उड़ती किस में है, अभी मैंने पीछे एक डायग्राम बनाई थी, ये देखें, ये ओक्यूलोमोटर नर्व है, ये कहाँ पे है, मीडियल मिड ब्रेन। मीडियल मिड ब्रेन का सिंड्रोम होगा तो ओक्यूलोमोटर नर्व उड़ती है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट, थायराइड डाययूरेटिक कॉजेज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, व्हाट इज इट, हाइपोकलीमिया। तो इसका जो निमोनिक है ना, याद करने के लिए कि जो थायराइड डाययूरेटिक्स हैं कौन सी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस करवाते हैं, ये तो आपको पता है कि सिवाय जो है ना पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स के, सब ने पोटेशियम को लूज़ करना है तो हाइपोकलीमिया करवाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हाइपोकलीमिया ही होगी। लेकिन बाकी चीज़ें याद करने के लिए एक निमोनिक है, वो लिख लें अपने पास और याद रख लें उसे, टेडी बियर लव्स ग्लूकोज। टी से याद रखना है कि ये थायराइड डाययूरेटिक्स का निमोनिक है, डी से याद रखना है कि ये डीसीटी पे एक्ट करता है, जी से ये हाइपरग्लाइसीमिया करवा देता है, एल से हाइपर लिपिडीमिया करवा देता है, यू से हाइपर यूरिसीमिया करवा देता है, सी से हाइपर कैल्सीमिया करवा देता है। तो हाइपोकलीमिया तो इसने करवाना ही करवाना है। तो इसी ऑर्डर में आपने चूज़ करना, हाइपोकलीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। अगर ये तीन ऑप्शंस में होती हैं तो आप हाइपोकलीमिया जो है उसको प्रेफर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे हाइपोकलीमिया को प्रेफर किया हुआ है। ठीक है, ये इसको याद रखें। ये जो निमोनिक है इससे आपको पूरे इसके थायराइड डाययूरेटिक्स याद हो जाएंगे। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के ग्रीन वेजिटेबल्स, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है, पढ़ लें एक दफ़ा। ठीक है, विटामिन के इज फाउंड इन द फॉलोइंग फूड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं। ठीक है, तो ये तो कोई ऐसी वो अजीब बात नहीं है, इसको याद रख लें। फिर क्रोमेटिड फॉर्मेशन अकर्स इन विच फेज, इसका आंसर है जी प्रोफेज। ये बेसिकली ना स्टेजेस ऑफ माइटोसिस हैं, अगर आपने करनी है ठीक है तो एक दफ़ा जो है ना उसमें से देख लें जो डायग्राम बनी हुई है हमारी बुक में, ठीक है, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स में। ठीक है, बाकी मैं आपको इधर एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपका ये टॉपिक इधर ही डन एंड डस्टेड हो जाए। सबसे पहले आता है जी इंटरफेस। इंटरफेस में बेसिकली क्रोमोसोम जो है ना वो डबल होते हैं, ठीक है, कॉपीड होते हैं और क्रोमेटिन की फॉर्म में थ्रेड लाइक कॉइल्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन की फॉर्म में थ्रेड लाइक कॉइल्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और फिर आता है आपके पास प्रोफेज। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है वो अलाइन होते हैं, ठीक है, क्रोमेटिड्स जो है वो अलाइन होते हैं और मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। फिर आता है आपके पास मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमेटिड्स जो है वो अटैच होते हैं टू द स्पिंडल फाइबर। साथ साथ डायग्राम देखते जाए, ठीक है। और फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में बेसिकली क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं, सेपरेट, और साइडों की तरफ मूव करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद आता है टीलोफेज। तो इसमें जो पूछा गया है वो सिंपल ये पूछा गया क्रोमेटिड फॉर्मेशन अकर्स इन विच फेज, तो उसमें आंसर होगा आपका प्रोफेज। In the first stage of prophase 1, chromosomes begins to condense. Each chromosome is in haploid state and consists of 2 sister chromatids. ठीक है, तो ये थे आपके 21 से 30 तक MCQs। ये वाला MCQ इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि एक यही चीज़ पूछी गई है इसमें से, तो आप देख लें एक दफ़ा इसे। तो ये थे आपके 21 से 30 तक MCQs इस पेपर के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू ऑर्डर दिस बुक FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स, जिसमें से ये डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। यू कैन कॉल जुबैर बुक डिपो लाहौर ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज। जज़ाकल्लाहुल खैर।